हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2। देखो, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें तो छूटी नहीं थी, मैंने मेन पार्ट तो कवर कर दिया था, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन। अब दूसरा जो पार्ट बचता है हमारे पास, उसमें है शिफ्ट्स ऑफ एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा और इसके अलावा एप्लीकेशंस। देखो, शिफ्ट्स इन एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा, ये समझने से पहले ना हमको दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है। वो क्या है? ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। देखो, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। जैसा कि हमें बताया जाता है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एल्केन्स हो गए, जो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो ज्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं। तो इसलिए वो यूवी की जो लाइट है 200 से 400 नैनोमीटर की, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब उस केस में हम उनका एस्टिमेशन यूवी लाइट से नहीं लगा पाते, 200 से 400 एनएम पे नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं होते, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड्स जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, पाई बॉन्ड्स, और उनको कम एनर्जी लगती है, तो वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये हुई बात। अब होता क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सपोज कोई एल्केन है, ठीक है, तो अगर आपने उसमें कोई ऐसा ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर दिया जो कि उसको यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने पे मजबूर कर दे, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे क्रोमोफोर, है ना। अगर बुक की लैंग्वेज में बात करूं तो इट इज कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और विजिबल रेडिएशन एंड मे और मे नॉट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। देखो, एग्जाम्पल सबसे अच्छा ले लेते हैं नाइट्रो ग्रुप। जब नाइट्रो ग्रुप, देखो तुमने बेंजीन देखी सभी लोगों ने, बेंजीन कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है ना। अब ट्रांसपेरेंट बेंजीन में जब हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं, बन जाती है नाइट्रो बेंजीन। कैसी हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि कलर इम्पार्टिंग ग्रुप है, ये येलो कलर देता है, तो हमने इसको नाम दिया क्रोमोफोर, क्योंकि ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्रोमोफोर। ठीक है, लेकिन आगे देखा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि ऐसे कई ग्रुप हैं जो जुड़कर जरूरी नहीं कि कलर इम्पार्ट करें, लेकिन उस कंपोनेंट को यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने पे मजबूर जरूर कर देंगे, यानी कि उसके अंदर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करवाने की कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रुप्स को हम कहते हैं क्रोमोफोर, और जो पूरा कंपोनेंट या कंपाउंड है उसको हम कहते हैं क्रोमोजन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये ग्रुप्स, जैसे कि आपका डबल बॉन्ड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सब क्या हो गए आपके एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर। दूसरा टर्म है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? इट इज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड ग्रुप which consist of one or more pair of non-bonded electrons. This group is attached to the chromophore, help in altering the wavelength by increasing the intensity of absorption and increase lambda max. देखो क्या बोल दिया इसमें, कि ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड दोनों तरीके के हो सकते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट है, जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना के रखा है। ठीक है, और ये अगर क्रोमोफोर से जुड़ जाते हैं तो ये उस क्रोमोफोर की लैम्डा मैक्स को बढ़ा सकते हैं या उसके इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन भी मैं काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों से बनती हैं शिफ्ट्स। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ना शिफ्ट्स जो होती है वो 4 तरीके की होती है, पहले नाम रट लो। नंबर 1 रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट को ही हम कह सकते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नंबर 2 ब्लू शिफ्ट, उसी को हम कह सकते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। नंबर 3 हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और नंबर 4 हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। चलो सोचो कि तुम्हारे पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है, और आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लैम्डा मैक्स आई है। ठीक है, मान गए हम। अब अगर किसी ग्रुप के जुड़ने से, आपके कंपाउंड में किसी ग्रुप के जुड़ने से ये
पीक यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाए, मतलब अभी मान लो आ रही है 250 पे, फिर पहुंच जाए 300 पे, यानी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है ना, बड़े की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हुआ रेड शिफ्ट। इसी तरह कम की तरफ शिफ्ट हुई तो ब्लू शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो हाइपर, और अगर इंटेंसिटी कम हुई तो हाइपो। चलो थोड़ा डिटेल में समझ लो। बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब क्या होता है, व्हेन लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि आपकी अगर लैम्डा मैक्स यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गई, यानी 250 पे थी, अब आ गई सपोज 300 पे, तो वो क्या है, वो है रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अच्छा, ये होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स एंड पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हम हमारे कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्रोमोफोर इनकॉर्पोरेट कर दें, या ऑक्सोक्रोम डाल दें 1-2, या पोलैरिटी बदल दें सॉल्वेंट की, तो हमारे जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट हो सकती है टुवर्ड्स ग्रेटर वेवलेंथ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेंजीन, बेंजीन का लैम्डा मैक्स आता है 180 लिखा हुआ है, 180 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप ऐड कर रहे हैं, एनिलीन बना रहे हैं, तो ये 280 नैनोमीटर पे जाके एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है, लैम्डा मैक्स शिफ्ट होता है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने क्या रिमूव कर दिया, ऑक्सोक्रोम रिमूव कर दिया। क्या चेंज कर दिया? सॉल्वेंट की पोलैरिटी बदल दी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अमाइनो है यहाँ पे ग्रुप बेंजीन के साथ में, यानी एनिलीन। क्या है लैम्डा मैक्स? 280 नैनोमीटर। लेकिन वही एनिलीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रप्ट कर दो, क्या जोड़ दो उसमें, एक हाइड्रोजन आयन जोड़ दो, है ना, यानी कि एसिडिक मीडियम में पायरोलिनियम आयन बनेगा, पायरोलिनियम नहीं एनिलीनियम आयन बनेगा। एनिलीनियम आयन बनने पर क्या लैम्डा मैक्स आ रही है, 203, कम हो गई ना। नेक्स्ट आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या हो रहा है, जब रीडिंग किसकी, ई मैक्स, एप्सिलॉन मैक्स है ये, है ना, एप्सिलॉन मैक्स जो है एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, अगर बढ़ जाए तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। अगर आपको एक्सटेंशन कोएफिशिएंट टफ पड़ रहा है तो वेरी सिंपल, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना इस तरफ, तो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ गई तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गई। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ कौन है, पायरिडीन है, यहाँ कौन है, 2-मिथाइल पायरिडीन है। पायरिडीन का ईमैक्स कितना है 2750, और मिथाइल पायरिडीन का है 3560। ठीक है, बढ़ गया ना। नेक्स्ट आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुई तो क्या डिक्रीज हो रहा है, एप्सिलॉन मैक्स यानी एक्सटेंशन कोएफिशिएंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है बाइफिनाइल, ये है मिथाइल बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में क्या आ रहा है आपका ईमैक्स 19,000, लेकिन मिथाइल बाइफिनाइल में 10,000। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ इनकॉर्पोरेट होने के कारण इनका जो ओरिएंटेशन होता है, अट्रॉप आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी, इस तरीके से जो बाइफिनाइल कंपाउंड है वो इस तरीके से ओरिएंटेशन शो करते हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे इस ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, वो कर दे रहा है मिथाइल ग्रुप। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका ईमैक्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है तुम्हारी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। हम पता कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम अपनी हेल्प ले सकते हैं, ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, इसका मतलब ये हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब लैम्डा मैक्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कंपाउंड क्या है। स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हम केमिकल काइनेटिक्स पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पता लगा सकते हैं, बट ये बहुत लिमिटेड चीज़ है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, हर एक कंपाउंड के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हम जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं डिफरेंट टाइप के, उनको एग्जामाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन।
मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में भी हम यही कर सकते हैं सिर्फ कि कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। और एज HPLC डिटेक्टर, हाँ जी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है एज HPLC डिटेक्टर। अगर ये नहीं पता हो तो मेरी HPLC वाली वीडियो देखो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो होता है खत्म। पार्ट 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में IMA का कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आऊंगी, पॉसिबली मैं फ्लोरीमेट्री या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर आऊंगी। इस वाले टॉपिक के नोट्स चाहिए तो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पे तुमको PDF मिल जाएगी और तुम वहाँ से आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।